परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझिए परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। इसका आंसर बिल्कुल इस तरह से देना होगा हमें। जब प्रकाश किरण अपारदर्शी माध्यम की सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में रुक जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दोनों जी हाँ, अलैंगिक जनन की विधि है अमीबाणु द्विखंडन, और इसका देखिए ये बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है। ऐसा का ऐसा चित्र आपको बनाना होगा। दूसरी विधि है हाइड्रामुकुलर। हेलो एवरीवन, अभी का एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज हम विज्ञान विषय का कक्षा 8वीं बोर्ड का मॉडल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि 2.5 घंटे की परीक्षा होने वाली है और 80 अंकों का यह पेपर होगा। देख सकते हैं आप, RSCRT उदयपुर ने यह ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है और इसी के आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान प्रश्न और सभी तरह के प्रश्न दिए गए हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ इस पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो इस प्रश्न का सीधा सा जवाब हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? आप सभी अच्छे से जानते हैं, LPG घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ, LPG गैस, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? आपके ऑप्शन है ए, कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनः चक्रण, कागज की बचत करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द। चौथा प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। पहला है सेकंड, दूसरा मीटर, सी हर्ट्ज है और डी न्यूटन है। तो आप जानते हैं सेकंड होता है समय का, मीटर होता है दूरी का, न्यूटन है बल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है हर्ट्ज। पांचवा प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, बिल्कुल ये भी सही है। औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि तीनों ही बातें सही दी गई है। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में टिक लगा लीजिए। इसका राइट आंसर डी या द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो रबड़ नहीं है, एल्यूमिनियम द राइट आंसर, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है, तो इसका राइट आंसर हो गया ब, एल्यूमिनियम। लकड़ी और प्लास्टिक भी कुचालक हैं, ये भी इसके रॉन्ग आंसर हो गए। गैस बर्नर, सातवां प्रश्न की बात कर रहे हैं। गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन। तो हम सभी जानते हैं और बात की हुई है कि क्रोमियम जो है संक्षारित नहीं होती है, चमकदार होती है, खर्चों का प्रतिरोध करती है, इसी कारण से साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी या द, उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आधार पर आप तैयारी करें तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने 8वीं बोर्ड का गणित का मॉडल पेपर भी सोल्व किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप जल्दी से उस वीडियो को भी देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दे रखा है। अगला प्रश्न 8वां, आप निम्न में से किसे घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते? प्लास्टिक स्केल करते हैं, बचपन से खेल खेलते हैं हम, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी स्वेटर, इन सभी को कर सकते हैं, लेकिन धातु जो है उनको हम घर्षण द्वारा आवेशित नहीं करते, तांबे की वस्तु। तो राइट आंसर हो गया स, ठीक लगा लीजिए आप। अब चलते हैं बी भाग में, जिसमें है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है 9वां, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। इन दोनों को अलग अलग करना है, मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट। तो हम देख रहे हैं कि मोट, जिसे हम वो घिरनी वाला गांव में देखते थे पहले कुएं के ऊपर, मोट वो पारंपरिक साधन है। इसके बाद में ड्रिप तंत्र, ये बूंद बूंद सिंचाई वाला है, तो ये आधुनिक सिंचाई का साधन हो गया। और ढेकली ये भी पारंपरिक है। और छिड़काव तंत्र, ये आप इधर नोट कर लेंगे, छिड़काव तंत्र। और रहट हो जाएगा आपका, ये जो अंडरलाइन वाले हैं ये पारंपरिक हो गए, और ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र आपके आधुनिक सिंचाई के साधन हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो इस तरह का आंसर आपको लिखना होगा। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। और आप चाहें तो इसके उदाहरण भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। इतना व्यवस्थित और अगर आप आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने की पूरे चांस रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे बड़े क्वेश्चन भी आप देखें। अगला 11वां प्रश्न है, LPG तथा CNG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG जो कि पहले भी आ चुका है इसी पेपर में प्रश्न, LPG हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली ईंधन गैस है। इसका पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बी वाला क्या दिया हुआ है? CNG को हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसलिए CNG। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां प्रश्न,
आप खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट के मैदान में जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके जूतों के तले में कील लगी होती है। तो वो कील बच्चों क्यों लगी होती है, उसका आंसर जानते हैं। खिलाड़ी स्पाइक्स वाले जूतों का उपयोग घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि जूतों व जमीन की संपर्क सतह खुरदरी हो जाए, और खुरदरी होने से क्या होगा कि घर्षण बढ़ जाएगा, और घर्षण बढ़ेगा तो उनकी फर्श पर पकड़ मजबूत हो जाएगी, वह खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी से आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिलान करने का प्रश्न आ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें ए में कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है और उनको बी पार्ट से मिलाना है। रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, खरीफ फसल, थ्रेशिंग। इधर दिया है अनाज के दाने को भूसे से अलग करना, यूरिया, सुपरफास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष, चावल एवं मक्का। तो रासायनिक उर्वरक कौन कौन होंगे? यूरिया और सुपरफास्फेट। तो अपन इसको मिला लेते हैं, ए से 2 को मिलाया। कार्बनिक खाद कौन से हैं? जैविक खाद जिसे हम कहते हैं, पशु अपशिष्ट हैं, गोबर हुआ, पादप अवशेष। खरीफ की फसल, सीधा सीधा खरीफ की फसल होगी, चावल और मक्का। और डी को मिला लेंगे 1 से, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया ही थ्रेसिंग कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। 4 नंबर के क्वेश्चन आने लग गए हैं अब, और इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें अगर आप सटीक उत्तर लिखोगे तो लिमिटेड लाइंस में आपको आंसर लिखना है, तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव आंसर लिखने की कोशिश करें। जैसे कि इसका आंसर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु का महत्व। राइजोबियम मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु है। पौधे नाइट्रोजन सीधे हवा से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन मिट्टी में उपस्थित राइजोबियम इस नाइट्रोजन को सोख लेता है, तथा पौधे फिर जड़ों के माध्यम से एमिनो एसिड अमोनियम आयन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से आपको आंसर लिखने होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। 15वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। तो इसके कथन को पढ़ना होगा और फिर देखते हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले साधन हैं। जीवाश्म ईंधन बिल्कुल एक दिन समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी के भूगर्भ में उपस्थित हैं ये, तो यहाँ लिख देंगे आप, ये कथन सत्य है। कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है, नहीं, ये भी एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है और ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, तो ये कथन हो गया आपका असत्य। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोल तार ये एक अप्रिय गंध वाला पदार्थ है जो 200 पदार्थों का मिश्रण है लगभग, तो ये आंसर हो गया आपका सही, सत्य। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि बनाने में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सोलहवां प्रश्न, दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखिए। समझ सकते हैं आप प्रश्न को, जैसे पिछले प्रश्न में हर एक कथन पे सही आंसर देने पे 1 नंबर के हिसाब से 4 × 1 4 था, इसमें 2 अंतर लिखने हैं, तो 2 × 2 4 नंबर का। 1 अंतर सही लिखेंगे तो 2 नंबर हो जाएंगे, और दोनों अंतर सही लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, दहन और ज्वाला। दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, जबकि ज्वाला दहन के समय वाष्पित होने वाले पदार्थ ज्वाला का निर्माण करते हैं। दहन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ज्वाला में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि ज्वाला में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश के रूप में भी व्यय हो जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। सत्रहवां प्रश्न, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है 2 + 2 = 4। इसमें 2 बातें पूछी हुई है। एक है रेड डाटा पुस्तक, इसको तो मोस्ट IMP लगा ही लीजिए, समझे कि ये प्रश्न परीक्षा में छप गया। रेड डाटा पुस्तक। दूसरा है जैव विविधता। तो रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? हर साल परीक्षा में पूछा जा रहा है बच्चों, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। नोट, पौधों, जंतुओं और बाकी अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। ये 2 लाइन का आंसर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ। जैसे एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न प्रजातियों के पौधे होते हैं और अलग अलग जीव जंतु उस परिवेश में आवास करते हैं, ये कहलाता है हमारा जैव विविधता।
बात करते हैं 18वें प्रश्न की, जो कि 4 × 1 = 4, यानी कि इसमें 4 रिक्त स्थान दिए हुए हैं और आपको इन दिए गए ऑप्शन में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप अपने किताब में जो भी है उनको ध्यान से पढ़िएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। अमीबा सीधी ये द्विखंडन द्वारा जनन करता है, तो वी राइट डाउन हियर द्विखंडन। बी वाला है अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन। स मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, तो जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं जरायुज, और अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। जैसे अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है, और ये दोनों ही अलैंगिक जनन की विधियां हैं। हाइड्रा। 19वां प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, ये भी फिजिक्स पोर्शन से है। दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो आप सभी जानते हैं दाब बराबर बल बटा सतह का क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। अगर आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकें तो आप ये भी लिख सकते हैं दाब = बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सीधे सीधे देख रहे हैं कि अगर हम बल बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। बल बढ़ाने पर दाब बढ़ते हैं, और बल को स्थिर रखें फिर भी दाब बढ़ाना हो तो हम क्षेत्रफल को कम कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं, जहाँ पे बल को स्थिर रखकर कम क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है और उसको अधिक क्षेत्रफल पर प्रेषित कर दिया जाता है दाब को, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा बल जनरेट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आसान सा प्रश्न 20वां, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। इस प्रश्न को तो आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर ही लीजिए, और इस प्रश्न ने 8वीं 9वीं 12वीं सभी परीक्षाओं में अपनी जगह बनाई है, तो आप इन्हीं लाइनों को नोट कर लीजिए। घर्षण शत्रु कैसे है? घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से ऊर्जा हानि होती है, जैसे कि कभी पंखा गर्म हो जाता है ना, तो उसमें भी कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, आपने देखा होगा साइकिल वगैरह जो भी गाड़ियां चलती है तो उनके एक्सेल्स या गिरनियाँ घिस जाती है, छर्रे जो होते हैं साइकिलों में कट जाते हैं, इससे मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। ऐसे और भी आप उदाहरण नोट कर सकते हैं। घर्षण मित्र है, इसके लिए आप लिख सकते हैं जैसे कि घर्षण की वजह से हम सतह पर चल पाते हैं, सतह पर चलने में सहायक होता है। वाहनों के ब्रेक लगाना भी घर्षण के कारण ही संभव होता है। घर्षण के कारण बोर्ड या कॉपी में लिखना संभव होता है, और इसके अलावा बोलना इसी से संभव होता है। घर्षण के कारण हम फिसलते नहीं हैं। ये बहुत सारे हैं चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हैं, और भी उदाहरण आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ और विद्युत धारा का रासायनिक पदार्थ। 2 + 2 = 4 हो रहा है, तो बिल्कुल सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? आप लिखिए ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण है धातुएं। अधिकांश धातुएं जितनी भी है वो सभी विद्युत धारा का चालन करती है। और कुचालक किन्हें कहेंगे? कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं, कभी आ जाए तो लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है। बी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इसका आंसर ऐसा लिखना होगा हमें, विद्युत धारा का रासायनिक, किसी चालक विलयन जैसे कि आसुत जल है में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। उसके कारण आप देखते हैं कभी गैस के बुलबुले बनते हैं, कभी नीचे या इलेक्ट्रोडों पर धातुओं के निक्षेप जमा हो जाता है, विलयन का रंग बदल जाता है, आदि सभी घटनाएं होती है। ये घटनाएं तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। तो इसको भी आप चाहे तो नोट कर ले वीडियो पॉज करके, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22वां प्रश्न 4 नंबर का, अपने नेत्रों की उचित देखभाल के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो बहुत सारे हमारी आंखों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास कर सकते हैं वो लिखना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक मोबाइल देखना नेत्रों के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका केवल सदुपयोग होना चाहिए बच्चों। ये डेली लाइफ में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि परामर्श दिया गया हो डॉक्टर से तो चश्मे का उपयोग भी करें। बहुत ज़्यादा या बहुत कम प्रकाश हमारी आंखों में गिरता है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है रोज़। इसके अलावा स्वच्छ पानी से, ठंडे पानी से हमारी आंखों को धोना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, और लेज़र लाइट जैसे ऐसे उपकरण हमारी आंखों में इनकी लाइट नहीं गिरनी चाहिए, और कोई धूल के कण वगैरह हमारी आंखों में गिरे तो उसकी सफाई करें, ऐसा ध्यान रखें हम। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भी मैंने आपको आंसर बोले हैं उन्हें भी आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लें। चलते हैं 23वें प्रश्न पर। सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले बात करते हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की। सड़क सुरक्षा के नियम होंगे, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न है ये। ट्रैफिक लाइट रेड होने पर जेब्रा क्रॉसिंग
पर सड़क पार करते हैं, हमेशा आपने देखा होगा इस तरह से सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती है रोड पर, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वहाँ से हमें रोड पार करना चाहिए। और अगर आप वाहन पे हैं तो कहीं लाल बत्ती बता रखी है तो आपको रुक जाना चाहिए, हरी बत्ती पर चलना चाहिए और वाहनों पर हेलमेट लगाना चाहिए, ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसका जो अथवा वाला प्रश्न है, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, तो उसको भी देखना। हेलमेट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, डिटेल में आप लिख लीजिएगा इसको। और 4 व्हीलर चला रहे हैं अगर तो सीट बेल्ट हमेशा लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। मोबाइल का प्रयोग ना करें। इसके अलावा इंडिकेटर का प्रयोग करें। बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन जो है मादा शरीर के बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर में होता है। बाह्य निषेचन किन में होता है? मछली, स्टारफिश, मेंढक जैसे जीवों में होता है। और मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी आदि में आंतरिक निषेचन होता है। देख सकते हैं आप यहाँ, मुर्गी में है तो अंडायुज, लेकिन इसमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन में भ्रूण का परिवर्धन भी मादा शरीर के बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन में भ्रूण का परिवर्धन मादा शरीर के भीतर ही होता है। स्क्रीनशॉट रखें। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का है और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने आपके लिए चित्र बनाकर रख दिया है। आपको ऐसा चित्र बनाना होगा और कलरफुल डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका कलरफुल डायग्राम बुक में ऐसा दिया हुआ है। अथवा वाले प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बात कर चुके हैं हम। हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, मोबाइल का प्रयोग ना करें, रोड क्रॉस करें या जब इंडिकेटर का प्रयोग हमें करना चाहिए सड़क के आर पार जाते समय। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करो। तो अलैंगिक जनन की विधि है अमीबा में द्विखंडन और हाइड्रा में मुकुलन। तो आप अमीबा में द्विखंडन का यह चित्र है जिसमें आप वर्णन कर सकते हैं कि अमीबा में जो कोशिका का केंद्रक है वह विभाजित हो जाता है और 2 नई संतति का जन्म होता है। ये अलैंगिक। इसके अलावा हाइड्रा में मुकुलन भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जिसका नामांकित चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय। तो आप देख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। गाड़ियों, वायुयानों, मशीनों में रव शामक युक्तियों जिन्हें साइलेंसर कहते हैं का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्रों से दूर करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का सीमित उपयोग करना चाहिए। टीवी व जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत उपकरण है, उनकी ध्वनि की प्रबलता हमें कम रखनी चाहिए। इस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। दोनों 8-8 नंबर के जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और जुड़े रहें। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? और ब वाला है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो दोनों ही आंसर को हम नोट कर लेते हैं। जैसे संतुलित आहार का आंसर ये मैंने आपके लिए रेडी किया हुआ है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। और बल वाला भी लिखा हुआ है। संतुलित आहार, संतुलित आहार से तात्पर्य है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों। ये सभी पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, खाद्य रेशे। संतुलित भोजन कैसा है? क्या क्या संतुलित आहार कैसा होगा? संतुलित आहार में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जियां, दूध, अंडे आदि। महत्व, भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक पदार्थ शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है और मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये हमें इसके दोनों ही प्रश्न को कवर कर लिया कि ये भोजन में पोषक तत्वों का महत्व क्या है और संतुलित आहार किसे कहते हैं। जो पिछला प्रश्न था, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर समझाओ। तो जैसे आपने देखा होगा फूले हुए गुब्बारे को हम हथेलियों से दबाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है, तो यहाँ पर हमने बल लगाया। गूँथे हुए आटे की लोई को बल द्वारा बेलते हैं तो चपाती बन जाती है, या मेज पर रखी रबर की गेंद पर हम बल लगाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। ये सारे उदाहरण मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं, इसलिए ये ऑथेंटिक हैं। और भी आपको जो आए आप लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए।
मनुष्य के शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, जनन ग्रंथियाँ, जिसमें अंडाशय और वृषण शामिल हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सभी हमारे शरीर में आवश्यक हार्मोन स्रावित करती है। और इसका जो नामांकित चित्र है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके यह चित्र आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए और ऐसे ही और भी चित्रों की प्रैक्टिस आप कर। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, चित्र द्वारा समझाना है। तो इसका जो चित्र है वो आपको ऐसा बनाना होगा। एक बार वीडियो पॉज करके इस चित्र को बना लीजिए और आप इसमें देख सकते हैं कि एक पात्र में हमने एक निश्चित ऊंचाई तक जल भरा हुआ है और इसमें हमने तली से थोड़ा ऊपर उठे हुए एक छेद करके उसमें कांच की नली फंसा दी। इसको कैसे कर सकते हैं आप, पुस्तक में जो क्रियाकलाप 8.9 दिया हुआ है ये वही है। हमने एक कांच की नली को हल्का सा गर्म करके प्लास्टिक की बोतल में फंसा देते हैं और अगर फिर भी पानी रिसता है तो आप इस पर एमसील लगा सकते हैं। उसके बाद में ये जो गुब्बारा है ये द्रव इस नली के माध्यम से इस गुब्बारे में प्रवेश करता है। तो ये गुब्बारा जो पहले फुला हुआ नहीं था वो इस द्रव के कारण फूल जाता है। जब इसमें धीरे धीरे ये द्रव बढ़ता है तो गुब्बारा फूलने लगता है और इस तरह से हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि द्रव जो है बर्तन की दीवारों या पात्र की दीवारों पर दाब डालता है। अब हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है और पूरा 25वां प्रश्न। तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए, यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। पहले इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आप तड़ित चालक वह युक्ति है, देखो ये है ना, जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक भवन बनाया हुआ है और इसकी दीवार में हमने एक धातु की छड़ के माध्यम से उसको सीधे दीवार के भीतर से ज़मीन में उतार दिया और तांबे की प्लेट के द्वारा भू संपर्कित किया। जैसे ही बिजली गिरती है तो वो इस धातु की छड़ के माध्यम से सीधे ज़मीन में उतर जाती है और भवन सुरक्षित रह जाते हैं। इसकी जो भाषा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर वाला सिरा वायु में खुला है और निचला सिरा ज़मीन में दबा हुआ है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन। जब प्रकाश किरणें समतल दर्पण जैसे परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होती है तो ये सभी एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो। चित्र देख रहे हैं आप, ये सभी आई और सभी एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो गई है। ये नियमित परावर्तन का चित्र ऐसा बनाना होगा। विस्तृत परावर्तन, जब प्रकाश किरणें जैसे ये ऊंचा नीचा खुरदरा पृष्ठ है किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। देख सकते हैं आप, ये इधर गई, ये इधर गई, क्रॉस भी कर गई, तो इस तरह का परावर्तन विस्तृत परावर्तन होगा। तो इस तरह से आप एक एक लाइन में इनकी परिभाषा और इनका चित्र बनाएंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पाठ्य पुस्तक में ही ये चित्र दिया हुआ है हमारे, जिसमें हम देख रहे हैं 2 गुब्बारों को फुलाकर चित्रानुसार लटकाते हैं। देख लीजिए, ये परस्पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों को एक ऊनी कपड़े से रगड़कर छोड़ देते हैं तो ये चित्र 2 के अनुसार एक दूसरे से देखो दूर हटने की कोशिश करने लग गए। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों को एक ही कपड़े से रगड़ा है, इसलिए दोनों पर क्या हुआ है, समान आवेश आया और ये प्रतिकर्षित हो रही है, चित्र बता रहा है। तो स्पष्ट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अंतिम प्रश्न जो कि उसमें परावर्तन के प्रकार पूछे थे, इसमें परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। इस तरह से थोड़ी सी एक ही जगह में लाने की कोशिश की, इसलिए चित्र छोटा बनाया, बाकी आप इसको और व्यवस्थित बना सकते हैं। प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः पहले वाले माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ लिखा हुआ हमने कोण I बराबर कोण R, जैसे कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, दोनों आपस में बराबर। चित्र में आप देख सकते हैं ये अपारदर्शी परावर्तक सतह है, आपतित किरण आ रही है और ये परावर्तित किरण उतना ही कोण बना के निकल गई और इस बिंदु पर जो 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, लाइन खींची गई 90 डिग्री के एंगल पे, वो है अभिलंब। तो वेल फ्रेंड्स, हमने 8वीं बोर्ड का जो ये RSC-RT ने मॉडल पेपर दिया ये पूरा सॉल्व किया और इस पे आधारित सारे प्रश्न करने की और सिलेबस को कवर करने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही और भी पेपर सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो हमें इसके लिए भी कमेंट कर बता दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।